नमस्कार, मनी गुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल। सोने के साथ भारतीय महिलाओं का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि हमारे यहाँ त्योहार हो, उत्सव हो या फिर शादी का मौका, तोहफे के तौर पर सोने के गहने देने का चलन काफी ज्यादा है। कई गहने तो ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ही चले आ रहे हैं, यानी आपकी परदादी ने दादी को दिए होंगे और दादी ने आपकी माँ को और आपकी माँ ने आपको दिए होंगे। लेकिन अब इन गहनों के चलते कई बार लोग फेर में भी फंस रहे हैं। जी हाँ, टैक्स की उलझनों में उलझे जा रहे हैं। तो आज हम आपके सभी सवालों का समाधान लेकर आए हैं। हमारे साथ आरएसएम इंस्टीट्यूट कंसल्टिंग के फाउंडर सुरेश सुराना जी जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। तो सबसे पहले जरा ये तो बताइए कि गहने जो होते हैं वो भारतीय महिलाओं के तो खास तौर पर पसंदीदा होते हैं, लॉकर में पड़े रहते हैं। लेकिन कई बार हमने इस तरह की अब खबरें भी सुनी है कि जिसमें डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे लॉकर में गहने पड़े हुए हैं उसको कल को ये कह दिया जाए कि ये तो अघोषित संपत्ति है। जी बिल्कुल, ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि भारत में बहुत वर्षों से और पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसा बताया कि सोने चांदी गहने का एक परंपरा चली जा रही है। कई सामाजिक उत्सव ऐसे होते हैं जहाँ पे ये गहने दिए जाते हैं और ज़्यादातर केसेस में इसका कोई रिटर्न एविडेंस या लिखित कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि सिर्फ ओल्ड ज्वेलरी होने से कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास में उसका सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन हो, जो कि आप आयकर अधिकारियों को उनको संतोषजनक उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, तो उसमें अनडिस्क्लोज्ड इनकम नहीं है। तो सेक्शन 69A एक है जिसमें ऐसा है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके पास में अनडिस्क्लोज ज्वेलरी मिले, जिसका आपके पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसका आपके पास में कोई संतोषजनक मतलब या कोई आपके पास में कोई लिखित या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो आपकी उस साल की इनकम में उसको टैक्स किया जाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा जो चेंज हुआ है इस प्रावधान में, 1 अप्रैल 2017 के बाद में जो पहले टैक्स रेट 30% होती थी उसको उन्होंने 60% कर दिया और उसके ऊपर 25% सरचार्ज और 4% सेस, यानी 78%। अगर आपके पास में सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उस पर 78% टैक्स आपको लग सकता है। तो कुछ हद तक जो आपने जो एक आशंका जताई है वो गलत नहीं है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसका डॉक्यूमेंटेशन या रिटर्न एविडेंस, कुछ आप उसका प्रमाण अपने पास जरूर रखें। और जहाँ जहाँ पे डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट है, जैसे जिनकी साल में 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है, अब एक जो इनकम टैक्स रिटर्न में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का शेड्यूल है उसमें आपको ज्वेलरी दिखाने की ज़रूरत है, तो वो जरूर दिखाएं। आपके पहले के इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स रिटर्न में अगर आपने दिखाया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रखिए। तो ये बहुत ही जरूरी हो गया है कि क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। और एक बात इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सीजर एक बहुत बड़ा एक आशंका रहती है कि कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन गहनों को सीज नहीं कर ले। तो इसमें एक बहुत ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का 1994 का 1994 का उनका एक सर्कुलर है जो 11 मई 1994 में, कि अगर कोई विवाहित महिला है 500 ग्राम तक की उसकी ज्वेलरी, और अगर अनमैरिड अविवाहित महिला है तो 250 ग्राम तक की उसकी ज्वेलरी, और दूसरे जो मेल मेंबर्स हैं उनकी 100 ग्राम तक की ज्वेलरी सीज नहीं की जाएगी। और एक चीज इसमें है कि अगर आपका जो अगर आप एक अविवाहित महिला है तो 250 ग्राम तक की ज्वेलरी जो है वो आप रख सकते हैं। विवाहित महिला जो है वो 500 ग्राम तक की ज्वेलरी जो है वो रख सकती है। ये मात्रा हम आपको बता रहे हैं। पुरुषों के लिए ये 100 ग्राम है। लेकिन ऐसी कौन सी नौबत आ सकती है, कब नौबत आ सकती है सुरेश जी की जब हमें ये डर लगे कि हमारे गहने कहीं जब्त तो नहीं हो जाएंगे? ये उसी केस में हो सकता है जब कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब सर्च एक्शन लेते हैं, जो सेक्शन 132 में सर्च होती है, उसमें उनको सीजर का पावर है। तो अगर आपके पास में सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, और अगर इस मात्रा से ज़्यादा अगर आपकी ज्वेलरी है, और एक चीज़ है, ग्रॉस वेट भी अगर आपका टैली होता है आपके पहले की वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से या पहले के जो आपने दिखाया है, अगर आभूषण से आभूषण टैली नहीं होता है लेकिन ग्रॉस वेट अगर टैली होता है तो भी उसको सीज नहीं कर सकते। तो ये बहुत आपके लिए जरूरी है, उसको ध्यान में रखना। जी जी, लेकिन सर क्या अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला, कोई भी व्यक्ति जो है वो गहने खरीद रहा है, तो क्या उसे हर बार जो है हर फाइनेंशियल ईयर में इसका जिक्र करना होगा अपने आईटीआर में, या कहीं पर आईटी डिपार्टमेंट को बताना होगा कि उसने कुछ गहनों की खरीद की है, या कोई जरूरत नहीं होती इस तरह की चीजों की? तो जिनकी इनकम साल की 50 लाख के ऊपर है उनको दिखाना जरूरी है शेड्यूल में। बाकी अगर आपके बैंक ट्रांजेक्शन्स, अगर आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन है या आपका कैश ट्रांजैक्शन है, और अगर आपका उतना विड्रॉल्स है, तो आप उसको सेटिस्फैक्टरीली इनकम टैक्स वालों को अगर समझा सकते हैं कि इसका आपका सोर्स, उसका
आपके उसके आय का स्रोत क्या है, तो प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपके परचेज बिल्स हैं वो आप संभाल के रखिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि और ये सब एविडेंस आपके पास में रेडीली अवेलेबल होना चाहिए कि कभी भी जब कोई ऐसी एक्शन हो आप तुरंत उसको प्रोड्यूस कर सकें। बिल्कुल, लेकिन सर लॉकर में जो गहने पड़े हो उनका क्या किया जाए? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि कुछ पुश्तैनी गहने होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चले आ रहे हैं, हमारे पास उसका किसी भी तरह का खरीद का कोई प्रमाण तो है नहीं, तो उन गहनों को कैसे हम बताएं कि ये हमारी अघोषित संपत्ति नहीं है बल्कि ये वो पुश्तैनी गहने हैं जो हमें मिले हैं? जी, इसमें जैसे अगर आपको पुश्तैनी अगर कोई विरासत में मिला है तो उसकी जो विल की कॉपी होगी, तो उसकी विल की प्रोबेटेड कॉपी, मतलब जो वसीयत की प्रोबेटेड कॉपी या उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है, और जो विल के जो एग्जीक्यूटर है जिन्होंने विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया, आप उनका कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर उनके पहले के, जैसे पहले आपको मालूम है कि 2015 तक आपकी ज्वेलरी के ऊपर वेल टैक्स एप्लीकेबल था, तो पहले के जो वेल टैक्स रिटर्न्स हैं अगर उसमें उन्होंने ज्वेलरी दिखाई है तो उसके साथ में आप उसको दिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया है तो आप डोनर से उसका आप डिक्लेरेशन या कंफर्मेशन ले सकते हैं, उनका परमानेंट अकाउंट नंबर ले सकते हैं, और उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में किस तरह से दिखाया है, ये सब चीज़ें अगर आपके पास में, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत बड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है इसमें। यानी कि कहीं ना कहीं गहने से जुड़े दस्तावेज दिखाने की जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, क्योंकि हमारे पास सारी ज्वेलरी है तो हमें जो है वो दस्तावेज इकट्ठे करने होंगे। जी बिल्कुल। उसके अलावा और कुछ जो चीज़ें जो आपके काम आ सकती है कि अगर आपने कोई पुराना वैल्यूएशन रिपोर्ट कभी करवाया है, कई बार जैसे पहले गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट लोगों के पास रहती है कि कई साल पहले आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट करवाई है, या कोई पुराने आपके फोटोग्राफ्स है, सोशल फोटोग्राफ, वेडिंग फोटोग्राफ जिसमें वो ज्वेलरी है, तो वो इनकम टैक्स वाले उसको कितना सेटिस्फैक्ट्री समझेंगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप कम से कम वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करके रखिए ताकि वो आपके की ये पुरानी ज्वेलरी है वो आप उसको उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से आप उसको स्टैब्लिश कर सकें। तो अगर हमें अपने पुराने गहने जो हैं उनसे जुड़े अगर हम दस्तावेजों की बात करें तो किन किन दस्तावेजों को जो है हमें आगे दिखाना होगा इनकम टैक्स में, जिसके जरिए हम ये साबित कर सके कि ये हमें पुश्तैनी गहनों के तौर पर मिले हुए हैं? तो जैसे पुश्तैनी में अगर जैसे वसीयत, अगर उस वसीयत की कॉपी है, या तो प्रोबेटेड कॉपी होगी या सर्टिफाइड कॉपी होगी, फिर जिसने विल एग्जीक्यूट की होगी अगर वो कंफर्मेशन करते हैं कि विल के हिसाब से मैंने ये ज्वेलरी इनको दी है, उसके अलावा उनके जो वेल टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स अगर है, पहले के परचेज बिल है, ये पहले की कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट है, ये सभी एविडेंस आपके, इसमें से कुछ भी एविडेंस अगर आपके पास होगा तो आपके काम आएगा वो। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 8 साल से ज़्यादा अगर आपके पास में इस तरह का प्रूफ है तो उसको रीओपन नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम वो 8 साल तक जा सकते हैं। बिल्कुल जी, लेकिन आईटी की धारा क्या कहती है कि जैसे ये पहले जो हम गहने खरीदते थे अगर हम आज उन्हें बेचने जाते हैं तो क्या हमें किसी तरह का कोई टैक्स भी इन पर चुकाना पड़ सकता है? अगर वो पुश्तैनी गहने हैं तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं का जिक्र करना चाहूंगी। जी, अगर गहने बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। उसमें 2 या 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में ज्वेलरी 3 साल से ज़्यादा है तो एक उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन है कि 1 अप्रैल 2001 की जो वैल्यूएशन है उस वक्त गोल्ड का जो प्राइस था वो 4,200 रुपये के आसपास था, तो आपकी कॉस्ट कमती भी होगी लेकिन 4,200 की रेट कॉस्ट गिनी जाएगी, और उसके बाद उसके इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होता है, तो जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट अभी 2.8 टाइम्स है तो लगभग 12,000 रुपये की आपकी कॉस्ट गिनी जाएगी, और उसके ऊपर जो आपकी सेल प्राइस है उसके ऊपर आपको 20% टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट हो सकता है बहुत कम हो, लेकिन आप 1 अप्रैल 2001 की जो वैल्यू गोल्ड की थी और उसके ऊपर इंडेक्सेशन और उसके बाद आपको 20% का टैक्स रेट, तीनों चीज़ का आप लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई नया मकान खरीद रहे हैं तो सेक्शन 54F में एक बेनिफिट है कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका होता है और अगर आप उसको, आपके पास में एक ही मकान है, मतलब या तो एक भी मकान नहीं है या एक मकान है, एक से ज़्यादा मकान नहीं है, और आप अगर नया मकान खरीदना चाहते हैं तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पूरा एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। तो ये आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं।
बिल्कुल, गहनों पर आईटी का नियम क्या कहता है, ये हमें सुरेश जी बता रहे थे। खैर, अगर आपके मन में भी इससे जुड़े कुछ सवाल उठ रहे हैं या फिर टैक्स से जुड़ी कोई बारीकी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप अपने सवाल हमें फेसबुक और ट्विटर के जरिए भेज सकते हैं, जहां पर हमारा ये शो लाइव है। वहां पर कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अपने शो में शामिल किया जाए। खैर, इस बीच पे सुरेश जी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, तरसीम चंद जुड़े हैं। तरसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्कारम। हेलो, नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था कि ये जो एनपीएस है, एनपीएस का जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में एक्सिट करने पर कितना टैक्सेबल अमाउंट है, उसका कितना परसेंटेज टैक्सेबल है और कितना नॉन टैक्सेबल है? जी, तरसीम जी, आपकी उम्र क्या है फिलहाल? कर गया हूँ। तो शायद तरसीम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो सुरेश जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप तरसीम जी को? तो अगर आपकी उम्र अगर 60 साल है और आप अगर एनपीएस में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं, जो टियर 1 बैलेंस जिसको बोलते हैं, उसमें 60% आपका टैक्सेबल नहीं है और 40% का आपको कंपल्सरीली एन्यूटी लेनी जरूरी है। एन्यूटी मतलब आपको हर साल एक पर्टिकुलर एन्यूटी अमाउंट मिलता रहेगा, तो वो एन्यूटी टैक्सेबल रहेगी। लेकिन जो 60% आपका टियर 1 बैलेंस है वो टैक्स फ्री है और इस चीज का आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन 60 की एज होना बहुत जरूरी है उसके लिए। जी बिल्कुल। तो तरसीम जी, जिस तरह से सुरेश जी ने आपको सलाह दी है उसके अनुसार एनपीएस खाते से निकाली गई 60% रकम जो है वही टैक्स फ्री होती है। उसके अलावा 40% रकम जो होती है वो एन्युटी में चली जाती है। चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पुश्तैनी गहने जो है वो अघोषित संपत्ति मान लिए जाएं या फिर उन पर आपको टैक्स चुकाना पड़ जाए। क्या है तमाम टैक्स के नियम, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सुरेश सुराना जी। सुरेश जी, तो अगर हम नकद की बात करें तो कितने रुपए के गहने जो है वो हम नकद में खरीद सकते हैं? देखिए, वैसे जो खरीदार है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो बेचता है उसके ऊपर एक लिमिट है कि जो सेक्शन 269 एसटी के 2 लाख रुपए से ज्यादा कोई भी आदमी कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और उसके अलावा अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर ज्वेलरी खरीदते हैं तो परमानेंट अकाउंट नंबर भी एक उसमें आपको दिखाना जरूरी है। तो इसके लिए आप जो नकद खरीदते हैं 2 लाख रुपए तक की ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल, तो 2 लाख रुपए तक की नकद में देकर जो है ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं। और जीएसटी का क्या प्रावधान है? जी, जीएसटी में जो नॉर्मल आप ज्वेलरी खरीदते हैं उसके ऊपर 3% ज्वेलरी है, उसके ऊपर आपको 3% जीएसटी है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कई बार जो आप पुराने गहने देके नए गहने बनवाते हैं तो उसको आप सेल और परचेज नहीं करके, क्योंकि सेल और परचेज में कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगता है और आपको जीएसटी भी ज़्यादा लग सकता है। तो जहां कहीं भी पॉसिबल हो तो आप उसको सिर्फ मेकिंग चार्ज का बिल आप बनवा सकते हैं। तो आपका और जो मेकिंग चार्ज का बिल बनवाते हैं उसमें नई ज्वेलरी का डिस्क्रिप्शन पूरा लिखवा सकते हैं, ताकि कभी भी कोई आयकर विभाग अगर उनको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं कि मैंने पुराना जो ज्वेलरी था वो दिया और उसके बदले में मुझे ये नया ज्वेलरी मैंने उसको उसी गोल्ड को यूज़ करके मैंने मेकिंग चार्ज करके उसको, तो आपका जीएसटी में भी सेविंग हो सकती है और उसके अलावा आपको उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। तो ये एक आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई पुश्तैनी ज्वेलरी है और अगर आगे अपने बच्चों की शादी में उसे यूज करना है तो उसे वो आराम से तुड़वा के उसी को ही एक नए तौर पर बना सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल नए तौर पर जो है आप इस तरह से ज्वेलरी बना सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पुश्तैनी ज्वेलरी की तो अक्सर हम ये कहते हैं कि आईटी विभाग के दायरे में आ सकती है, या उनको अगर हमें ये कहना है कि ये हमारी पुश्तैनी ज्वेलरी है तो आखिरकार ये साबित कैसे किया जाए कि वो पुश्तैनी ज्वेलरी, ये पुरानी ज्वेलरी है? क्योंकि उस पर भी ये कहा जा सकता है कि नहीं, ये तो नई खरीदी गई है। ये आपने बिल्कुल सही, जैसे अपने पहले भी बात हुई कि, और ये जिस तरह से टैक्स रेट 78% है तो एक बहुत बड़ी एक आशंका लोगों के मन में हो गई है। इसीलिए जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे वेल टैक्स, मैं जैसे पहले बता रहा था कि वेल टैक्स पहले एप्लीकेबल था बहुत सालों से और पहले लिमिट बहुत कम थी। तो हो सकता है कि पहले के वेल टैक्स रिटर्न्स में जो आपके पेरेंट्स या जो भी आपके फैमिली रिलेटिव जिससे आपको मिली वो ज्वेलरी, उनके अगर वेल टैक्स रिटर्न में वो दिखाया हुआ है या उनके पास में कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट है
तो वो आपको बहुत इसमें हेल्पफुल करेगी, क्योंकि आपके पास में फिर एविडेंस हो जाता है कि ये ज्वेलरी पुरानी है। तो और उसके अलावा जो जैसे मैंने बताया, अगर विल की कॉपी आपके पास हो, या जो एग्जीक्यूटर है वो कंफर्मेशन देते हैं, या कोई एचयूएफ की अगर ज्वेलरी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो करता है वो ये बोल सकते हैं कि पार्टीशन में ज्वेलरी उनको मिली है। लेकिन कुछ ना कुछ लिखित आपको इसका आपको प्रूफ आपको चाहिएगा, क्योंकि उसके बिना पूरा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रूफ है वो ज़रूर देना होगा अपनी पुश्तैनी ज्वेलरी से जुड़ा, नहीं तो आपके ऊपर जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। खैर, इस बीच में सुरेश जी हमारे पास एक व्यूअर का सवाल आया है ईमेल के जरिए, उसे भी शामिल कर लेते हैं। विदिता सिंह का हमारे पास आया फिरोजपुर से। ये लिखती हैं कि इन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने हैं और पुराने गहनों के बदले ये नए गहने भी लेना चाहती हैं, लेकिन दुकानदार जो है वो गहनों का कोई पक्का बिल नहीं दे रहा है और इसके साथ ही वो चाहता है कि तमाम गहनों के लिए वो नकद भुगतान ही करें। तो ऐसे में वो क्या कर सकती है, कहाँ शिकायत कर सकती हैं? जी, अगर आप शिकायत करना चाहें तो देयर इज़ अ वेबसाइट www.consumercomplaints, उस पर आप जा सकते हैं और कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, और उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए के ऊपर, जैसे हमने बात की कि 2 लाख रुपए के ऊपर कैश एक्सेप्ट करना भी अपने आप में गुनाह है। तो इसके लिए कोई भी अगर ज्वेलर इस तरह की डिमांड करता है तो गलत है। आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, आप कहीं और से खरीद सकते हैं, लेकिन इस तरह का प्रावधान है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जी, लेकिन सुरेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि गहने जो है कितनी मात्रा में एक महिला जो है, अविवाहित महिला रख सकती है या विवाहित महिला रख सकती है, पुरुष रख सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी जो गहने चले आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे कि 500 ग्राम का आपने जिक्र किया, कई ऐसे भी परिवार होंगे जो बेहद अमीर भी होंगे, उनके पास इससे भी कहीं ज़्यादा मात्रा में गहने होंगे। तो ऐसे में क्या प्रावधान कहते हैं IT डिपार्टमेंट के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2015 तक अगर आपके पास 30 लाख से ऊपर और उसके पहले 15 लाख से ऊपर अगर ज्वेलरी थी तो आपको वेल टैक्स भरना जरूरी था। तो अगर आपके पास इतनी मात्रा में ज्वेलरी है और आपने वेल टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो वो अपने आप में एक आपने उसका जो कानून का प्रावधान है उसको फॉलो नहीं किया है। लेकिन अगर आपने वेल टैक्स में दिखाया है, क्योंकि वेल टैक्स की रेट खाली 1% थी, तो आपके वेल टैक्स रिटर्न आपका प्रूफ हो गया कि आपने ज्वेलरी ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, उसमें फिर अनडिस्क्लोज का सवाल नहीं पैदा होता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि 8 साल से ऊपर अगर आपकी डिस्क्लोज ज्वेलरी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको रीओपन नहीं कर सकता। तो आपका वेल टैक्स रिटर्न काम आ सकता है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में, बैंक स्टेटमेंट में, के परचेज इनवॉइसेस, लेकिन आपको ये सब इसीलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो तमाम डॉक्यूमेंट्री एलिमेंट्स जो है आपको कलेक्ट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर हमें पुश्तैनी ज्वेलरी की अपनी वैल्यूएशन करानी है तो कहाँ से हम वो वैल्यूएशन करा सकते हैं? क्योंकि अगर हम जानना चाहते हैं कि उनकी कीमत क्या है, या अगर किसी तरह के रिटर्न में हमें ये शामिल करना है कि हमारे पास कितने की पुश्तैनी ज्वेलरी है, तो वैल्यूएशन कहाँ से कराई जाए? तो इसमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर्स का पैनल है, आप उसके पैनल के वेबसाइट पर जा सकते हैं, और जो भी आपको अप्रूव्ड वैल्यूअर की आप अगर लेंगे तो जो भी वैल्यूएशन करते हैं वो आयकर विभाग भी उसी को एक्सेप्ट करेगा, ताकि उसमें फिर डिस्प्यूट नहीं हो। आप अगर दूसरी कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट लेते हैं तो हो सकता है कल आयकर विभाग उसको एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर है वो अगर वैल्यूएशन करके देते हैं तो वो आयकर विभाग ज़्यादातर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जी बिल्कुल, तो गवर्नमेंट अप्रूव वैल्यूअर जो है उसके पास आप चाहेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ज्वेलरी से, तो जैसा कि आपने जिक्र किया था कि कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ सकता है, लेकिन उसमें अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की तो जो गणना होती है वो कैसी होती है? तो अगर आप ज्वेलरी 3 साल के अंदर बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। 3 साल के ऊपर अगर आप रखते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स बहुत ही राहत में है। जैसे पहले बात की कि आप 1 अप्रैल 2001 का वैल्यूएशन ले सकते हैं, इंडेक्सेशन ले सकते हैं और 20% रेट है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म आपने 3 साल के अंदर बेच दी तो जितना भी आपका प्रॉफिट है उस पर आपको नॉर्मल टैक्स रेट, आप जिस स्लैब में भी हैं, आप अगर 5% में है, 20% में है, 30% में है, उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा उस पर। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पुश्तैनी ज्वेलरी पर क्या क्या प्रावधान है IT के, ये तमाम दर्शकों को समझाने के लिए। तो आज के लिए मनी गुरु में इतना ही।